दक्कन न्यूज़ टुडे में आप सभी का स्वागत है। असेंबली इलेक्शन असेंबली 012 बोधन में आज हम कांग्रेस पार्टी ऑफिस पे है। दब्बू काउंसलर जो बीआरएस पार्टी से थे नजीब अली साहब अलियास, तो दब्बू भाई, दक्कन न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। बोधन में आज हमारी खुशनसीबी है कि आपने आपका कीमती वक्त दक्कन न्यूज़ टुडे को दिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरी भी खुशनसीबी है, हमेशा दक्कन न्यूज़ के न्यूज़ बोधन में बहुत चलते हैं। आप देते हुए उसके लिए मैं आपका शुक्रिया। दब्बू भाई, ये इलेक्शन का माहौल है, तनकीद करना, इल्ज़ामात करना, हर एक पार्टी का एक के ऊपर एक इल्ज़ाम करना एक काम है। अभी यहाँ पर एक एग्जिट पोल जो चालू हुआ है, 3-4 एग्जिट पोल आए जिनकी रिपोर्ट हमारे पास भी है कि यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी और इतने सीट कांग्रेस के आएंगे। लगभग 100 का टारगेट, या कोई 89 का बता रहे हैं, तो कोई 93 का, तो कोई 85, तो कोई 80, ऐसे 5-6 एग्जिट पोल आए। तो आप बोधन के लिए क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एग्जिट पोल तो पूरे आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है। 10 साल से टीआरएस गवर्नमेंट में हर आदमी परेशान है। गवर्नमेंट सर्वेंट परेशान है, दलित परेशान है, मुसलमान परेशान है, और जितने भी लोग हैं, कोई डबल बेडरूम नहीं मिला, किसी को लोन्स नहीं मिले, उसकी वजह से हर आदमी परेशान रहने की वजह से गवर्नमेंट में एंटीपन बहुत आ गया। और गवर्नमेंट काम तो काम ये तक काम नहीं कर सकी कि राशन कार्ड 10 साल में एक राशन कार्ड नहीं बना सके न तेलंगाना में। अब किसी की शनाख्त ये नहीं है कि उसका राशन कार्ड ये है, मेरा राशन कार्ड ये है, क्योंकि वो तक नहीं बना सके, तो क्या काम करे? गवर्नमेंट ने वन नेशन वन राशन का जो काम करे जी, अभी सीएम केसीआर की और केटीआर की गाइड चल रही कि हम शादी मुबारक स्कीम देते, हम हर दिवाली दशहरे को लेडीज़ को साड़ियाँ देते, और रेतु स्कीम है हमारे पास। हमने इतना डेवलपमेंट करे, तो डेवलपमेंट के ताल्लुक से आप बीआरएस गवर्नमेंट के अंदर 9 साल रह चुके हैं। 9 साल रहने के बाद आपके साथ क्या हुआ और आज आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्यों हैं, इसकी वजूहत लोग जानना चाहिए। आप जो बात बोल रहे हो, दलित बंधु दे रहे और दूसरे स्कीमात दे रहे, बिल्कुल सही है। स्कीमात दे रहे, स्कीमात देने से बेहतर है कि डेवलपमेंट ज़रूरी है। आप थोड़े पैसे दे के 100 आदमी में से एक आदमी को दे के फ़ायदा नहीं है। दलितों को भूखे मार रहे, एक को दे के फ़ायदा नहीं है। या दलित बंधु है, वार्ड में 2 आदमी को दे रहे, 1700 आदमी रहते, वार्ड में 1800 आदमी रहते, बाकी ये 1698 आदमी नाराज। सिर्फ शादी मुबारक का, और शादी मुबारक की भी आप स्कीम जो बोले, शादी मुबारक पिछले 5 साल से छिल्ला मुबारक होगा। बच्ची बड़े होने के बाद 1 साल के बाद पैसे आ रही है, बच्ची 1 साल की हो जा रही है, तो शादी के 1.5 से 2 साल के बाद पैसे आ रहे हैं। एक आदमी 1 लाख रुपए ले रहा, गरीब को पैसे कम इंटरेस्ट पे तो नहीं मिलते, गरीब को 4 रुपये 5 रुपये इंटरेस्ट से पैसे उठा रहा, वो 1 लाख के 29-40 हज़ार पे इंटरेस्ट बन दे रहा, उसके बाद 2 साल के बाद उसको पैसा आ रहा, तो फ़ायदा क्या है? आधे पैसे तो इंटरेस्ट में चल जा रहे हैं। शादी मुबारक का मतलब है कि आप 2 महीने में 1 महीने में दो, जबकि 1.5 साल 2 साल होने आ रहा, तो लोग शादी मुबारक के पैसे नहीं आ रहे, तो फ़ायदा क्या है? जो स्कीमात आप लगा रहे हैं, स्कीमात पब्लिक तक रीच नहीं हो सकते। अब जो है ना डेवलपमेंट बता रहे कि हमने इतने ब्रिज बनाए, इतने रास्ते बनाए, हमने इतना काम किए, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ, गवर्नमेंट ऑफिसर को क्या टाइम पे पेमेंट मिलती। अभी आप 9 साल से यहाँ पे बीआरएस पार्टी के अंदर, आप टीआरएस थी जब से आप थे, और मैं तो समझता हूँ कि एक सीनियर लीडर का खिताब आपको भारत राष्ट्रीय समिति केसीआर साहब की पार्टी में था। जी, आज आप अलहदा हो गए इनसे, और अलहदा होने से पहले आपकी एक हॉस्पिटल की न्यूज़ भी थी जो मेरे चैनल पे काफ़ी चली, और आपने वॉइस 10 का डाला। आप यहाँ पे एक, मैं समझता हूँ कि जितने भी काउंसलर है उसमें मैं आपको एक एक्टिव काउंसलर, आपको, शरद अन्ना को, और जो बच्चे अंदर थे, ये लोगों को मैंने जितनों की भी न्यूज़ डाला, सिर्फ यहाँ के एक्टिव लोगों की न्यूज़ डाला मैंने अभी तक के, जिसमें से आप सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं। इसके लिए आपका शुक्र हूँ, आप मुझे उस काबिल समझे। आप ये बता रहे थे कि ब्रिजेस बने, हाल ही में जो ब्रिज बना उसके 5 पिलर जो है सो शेक होना शुरू हुआ, तो पानी छोड़ दिए, कईयों खेतों में पानी चलेगा। ये इसको बोलते डेवलपमेंट। निज़ाम
जब हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले निज़ाम सरकार जो से ब्रिजेस बनाए, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी चल रहे, 100 साल होगा ब्रिज, कभी उन ब्रिजों को धक्का नहीं लगे, जिसके लिए आप तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच छोटी ब्रिज की रोड देखिए, पीछे की ब्रिज आज 100 साल के ऊपर है, आज भी ब्रिज चल रही, एसगी ब्रिज नहीं आज भी चल रही। ये परसों हाल में 3-4 महीने पहले कालेश्वरम का बनाने के बाद उसके 5 पिलर शेक होना शुरू होगा तो वो बंद कर दिए। इसको बोलते क्या डेवलपमेंट? यहाँ पे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट मिनिस्टर कौन है? जी कौन सा? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि जो रोडों का जो कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर आता है, बांधकाम मिनिस्टर प्रशांत रेड्डी साहब ने। प्रशांत रेड्डी साहब ने। तो मैं समझता हूँ कि जो चीज़ आपने एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग बताई थी, एक स्कूल की बिल्डिंग आप लोगों ने मुझे बताए, तो जब इनका जब डेवलपमेंट होता, कंस्ट्रक्शन होता, इनके लिए एक डिपार्टमेंट आता, वर्किंग डिपार्टमेंट, इसके अंदर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डिप्टी इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, अब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बड़े सुपरिटेंडेंट इंजीनियर साहब आते, तो क्या ये लोग आके देख के काम नहीं देते या डायरेक्ट किसी एमएलए एमपी के लेटर पे वो काम इशू हो जाता टेंडर? अगर आप ये देखिए गुज़िश्ता ये 10 साल के असले में जो भी कामकाज हुए उतनी मजबूती से काम नहीं हुए, तो इसमें आप एक ऑफिसर को खुशबा ठहराना मेरी नज़र से तो गलत है। नहीं, ऑफिसर का काम है ना, ऑफिसर जब भी था अभी भी है, मगर ऑफिसर ये 10 साल में इतने दबाव में काम कर रहे हैं जिसकी हद नहीं है। उन्होंने चाहे वो पुलिस रहने दीजिए या ऑफिसर से लीजिए, पॉलिटिकल प्रेशर दुनिया का है जिसकी वजह से काम सही नहीं होगा। दब्बू काउंसलर साहब, मैंने ये भी सुना कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डिप्टी इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर ये लोग कॉन्ट्रैक्टर से पैसे लेके उसके बिल पास करते हैं। वो उसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूँ, मगर अगर सही काम होता तो आज ये अगर ये एंटी करप्शन डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट अगर इसके ऊपर नज़र रखती तो करप्शन कहाँ कितना हुआ ये तेलंगाना की आवाम को मालूम होता। आज तेलंगाना के अंदर इतना प्रोपेगेंडा किया जा रहा इलेक्शन को लेके, इलेक्शन कैंपेन को लेके, इलेक्शन की जो एडवर्टाइजिंग के ऊपर इतना जो पैसा खर्चा हो रहा, हिंदुस्तान की कोई स्टेट में इतना पैसा खर्चा नहीं होता जितना तेलंगाना में। जी बिल्कुल आपकी बात सही है, तेलंगाना में खर्चा बहुत हो रहा। उसकी वजूहत बता रहा हूँ। जब तेलंगाना अलहदा हुआ 2014 में, असेंबली में रिकॉर्ड था कि 77,000 एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड की ज़मीन तेलंगाना गवर्नमेंट को, आंध्रा और तेलंगाना अलहदा होने के तेलंगाना गवर्नमेंट को 77,000 एकड़ ज़मीन तेलंगाना को दी गई। असेंबली इन रिकॉर्ड में 2014 में। आज वो ज़मीन जाके 23,000 एकड़ बची हुई है वक्फ बोर्ड की। बाकी की कहानी किसकी बाप की जागीर समझिए केसीआर साहब बेचे। वो फिर 55 एकड़ ज़मीन वक्फ की ज़मीन बिक चुकी है। वक्फ बोर्ड की 55,000 एकड़ ज़मीन ये 9 साल के असले में 55,000 एकड़ ज़मीन बिक चुकी है। आज वही पैसा ये लोग इधर लुटा रहे पब्लिक में। आज दलित बंधु रहने दीजिए या दूसरे स्कीमात रहने दीजिए, ये इधर से ज़मीनात बेच रहे, वो पैसे दे रहे। तो मेरा मुतालबा कई इससे पहले भी आपके भी चैनल के जरिए से यही किया था कि भाई आप दलित को दे रहे 10 लाख, उससे हमारा कोई इतराज़ नहीं है, वो भी हमारे भाई है, वो भी बिल्कुल आप दे सकते हैं। साथ ही साथ एक मुसलमान को भी 10 लाख क्यों नहीं दे रहे भाई? वो 10 नहीं तो नहीं 5 दो ना, 5 भी क्यों दो भाई? आप 1-2 आग बराबर है। नहीं माइनॉरिटी देखो, दलित तो एक ही नहीं एससी में आते और मुस्लिम माइनॉरिटीज में आते। बिल्कुल अगर गवर्नमेंट बैठ के अगर कोई एक जीआर पास करती और वो जीआर के अंदर अगर पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देती तो तेलंगाना में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, 5-7 लाख दो ना भाई, दो ना। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इसीलिए सहमत नहीं हूँ कि दलित, आप 100 दलित फैमिली को ले लीजिए जिसमें से 95 से 90% लोग के घर में गवर्नमेंट सर्वेंट है। हर घर में गवर्नमेंट सर्वेंट है। रिजर्वेशन की बुनियाद पे उनको गवर्नमेंट सर्वेंट, उनको गवर्नमेंट की नौकरी लगी जिससे कि वो 70 से 80 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख रुपये उनको तनख्वाह रही, ये उनको बेनिफिट है। माइनॉरिटी की अगर 100 लिए तो 2% भी नौकरी नहीं है, 98% बेरोजगार है। तो यहाँ इक्वेशन यहाँ आपको देखिए, इधर 95% गवर्नमेंट सर्वेंट है, इधर 95% बेरोजगारी है। तो आप जो बेरोजगारी जो पसमानदा हालात है वो कौम को देखिए ना पहले। पसमानदा जब कौम हुई ये किसी ने बनाया नहीं। नहीं, आप सच्चाई की बात नहीं, आपको हकीकत की बात बताता हूँ। आज दलित बंधु के जो बच्चे हैं जो अपने गाइडेंस के ऊपर, अपने एजुकेशन के ऊपर, अपने लाइफ के ऊपर जो उनका एक प्रोटोकॉल है कि हमको क्या बनना है, ये मुसलमानों के अंदर नहीं है। ये आप कोई राजनेता हो या कोई अभिनेता हो, बच्चों को अच्छी राह दिखाना,
उनको उनका मुस्तकबिल बनाना एक कॉर्पोरेटर का, एक एमएलए का, एक एमपी का, एक पार्टी वर्कर का, एक सिटी प्रेसिडेंट का, एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का भी काम होता है कि अगर आप दबोगे अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचते तो वही आपके एरिया के दूसरे मुस्लिम बच्चों के लिए सोचेगा। बिल्कुल आपकी बात सही है। गुज़िश्ता 9 आप अगर 50 बच्चों को लेके घूमते, उसमें से 5 बच्चों का अच्छा एजुकेशन कराओ, 5 बच्चों का मदरसे में एजुकेशन कराओ, 20 बच्चों को कुछ अच्छी राह पे भेजो ना आप लोग। जी, गुज़िश्ता 9 साल में जब शफीर अली साहब और भैया शिकर अली साहब 54 या 65 का इदारे खोले थे, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेजेस हैं माइनॉरिटीज़ के। आज ये 9 साल के इसमें 49 कॉलेजेस को बंद किया गया है, जिसमें एक बोधन में एक आर के कॉलेज, उसमें 49 के अंदर एक बोधन में आर के कॉलेज है, जिससे आर के कॉलेज से हज़ारों बच्चे इंजीनियर बन के बाहर जाके आज 4 से 5 लाख रुपए कमा रहे, इंडिया में कमा रहे। ये तेलंगाना जब अलहदा हुआ, केसीआर साहब मुसलमान को स्कॉलरशिप बंद करके तालीम पे कमज़ोर कर दिए। हमारी हालत इतनी पसमानदा है कि हम इतनी बड़ी तालीम को हम बेयर नहीं कर सकते, तो कम से कम स्कॉलरशिप आई तो आधा तो उसको बेयर होता पेरेंट्स को, वो उससे हमारे को अलग कर दिए। और जो कॉलेजेस स्कॉलरशिप पे चलते थे, उनको स्कॉलरशिप बंद करने से 49 बड़े कॉलेजेस तेलंगाना के अंदर माइनॉरिटीज बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से तालीम बहुत पीछे हो रही। दब्बू भाई, अभी यहाँ पे निज़ाम शुगर फैक्ट्री का जो मसला है, काफ़ी लोगों ने उठाए भी, आपने भी उठाए, आम आदमी पार्टी के जुनीद अहमद खलील ने भी उठाए, कुछ सोशल वर्कर्स ने उठाए, कुछ वहाँ के एक्स वर्कर ने भी उठाए, जिन लोगों को एक आस दिली कि आपके बाद आपकी औलाद को यहाँ पे काम पे रखा जाएगा। लोगों ने धरना किया, आंदोलन किया, लोग वहाँ पे आके ओपोजिशन पे बैठे, भूख हड़ताल करे। ये लोगों को झूठा विश्वास दिलाकर, एक आश्वासन देके इनकी रोजगारी से इनको बेरोजगार करने के बाद फिर इनको कहा जाता है कि हम ये फैक्ट्री बड़े पैमाने पे 100 दिन में चालू करेंगे, जो अभी तक के चालू नहीं है। ये चंद्रबाबू नायडू जब सीएम थे, उस पीरियड में चंद्रबाबू नायडू के पीरियड में जो सो फैक्ट्री अलहदा हुई, उसके बाद फैक्ट्री 4951 में कंटिन्यू चल रही थी। उस असले में जब 2014 का जब इलेक्शन हुआ, कविता मैडम और एमपी थे और यहाँ के रुकन असेंबली आकर ये वादा किए कि आप हमको वोट डाल के हमारी गवर्नमेंट ला के दीजिए, हम 100 दिन के अंदर ये फैक्ट्री को चालू कर दें। 700 दिन पर फैक्ट्री तो चालू नहीं हुई, वो 4951 भी बंद होगा, फैक्ट्री भी बंद होगी। ये हालत हुई टीआरएस गवर्नमेंट। कम से कम 4951 पे तो फैक्ट्री चल रही थी, उसमें मजदूर तो चल रहे थे। आज टीआरएस बीआरएस का जो काम है, जो कुछ लोगों को समझ में आ रहा, अब आज पब्लिक का रुझान कर्नाटक की जैसा यहाँ पे कांग्रेस में है। अभी आप कॉर्पोरेटर पद पे है कि आपका नहीं कॉर्पोरेटर है भी 1.5 साल, अभी 1.5 साल है आप, अभी बीआरएस के बोल के आप कांग्रेस के? मैं तो इलेक्शन बीआरएस से लड़ा, अब कांग्रेस ज्वाइन किया। अब आने वाले टाइम पे आप इंशाल्लाह कांग्रेस से करेंगे। कांग्रेस से करेंगे। आज के हालात पे और बोधन के लोगों को आप क्या कहना चाहिए? देखिए, हम एक डेवलपमेंट होता बोल के सोच के टीआरएस गवर्नमेंट वोट डाले। ये टीआरएस गवर्नमेंट हमारे 9 मस्जिद शहीद कर दी, फर्स्ट बोर्ड की 55 एकड़ ज़मीन बेच दिए, ना 12% दिए, ना हमको लोन दिए, ना डबल बेडरूम दिए। डबल बेडरूम से तो इतने महरूम हो गए हम लोग। आप बाजू जाके देखिए, यहाँ से 4 किलोमीटर बांसवाड़ा, जिसमें 15,000 घर, 15,000 5-5 लाख के लोन दिए, बोधन में एक आदमी को नहीं मिल सकता। तो किस लिए डालेंगे भाई बोधन में यहाँ के एमएलए को, शकील अहमद को क्यों वोट डालेंगे कि आप हमको 10 साल के असले में कई बार वादे कर चुके कि डबल बेडरूम देंगे, डबल बेडरूम देंगे, एक फैमिली को भी आप डबल बेडरूम नहीं दे सके। तो आप शकील अहमद साहब का बोलना है, उनके फैंस का बोलना है कि शकील अहमद के जैसा एमएलए पूरे तेलंगाना स्टेट में नहीं। बिल्कुल शकील अहमद जैसा नहीं है, बिल्कुल आपकी बात सही है। किस में नहीं है? फॉल्स केसेस करने में, कमीशन खाने में, दादागिरी करने में, गुंडाइज्म में, उसमें बिल्कुल नंबर 1 है। और एक बात, मेरा तो शकील अहमद साहब से कभी साबिका पड़ा भी नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके चाहने वालों के तो कई बार मुझे फ़ोन आए, ऐसे तो कई फ़ोन आते। और मैं बोधन की आवाम से एक बात कहना चाहता हूँ कि इसको गलत ना समझे, मेरा बैकग्राउंड आप महाराष्ट्र में या नांदेड़ में जान सकते हैं। मुझे जो भी लोग यहाँ से फ़ोन करें, ये पहली बात। और दूसरी बात दबू भाई, आप जैसे भाइयों की मोहब्बत है,
जो मुझे बोधन लाई, और मैं बिल्कुल बोधन में आके आज इंटरव्यू ले रहा हूँ। और दूसरी बात कि 2 ही एमएलए 119 में मुस्लिम कैसा है बीआरएस? यही तो दो नहीं है, आपकी गलतफहमी है। नहीं, आपकी गलतफहमी है। यही तो केसीआर साहब की मुसलमान के साथ नाइंसाफ़ी है। 12% बोले, कम से कम 12% के हिसाब से एमएलए टिकट से वो एमएलसी महमूद अली टिकट में नहीं है। एक ही वाहिद एमएलए है मुस्लिम, सरासर गलत है ना। महमूद अली साहब ने परसों एक स्टेटमेंट दी है जो बहुत ही घिनौना और अपने ईमान को हिलाकर एक बात कही उन्होंने, जो मीडिया के सामने, कि मैं समझता हूँ, नौज बिल्ला, मैं समझता हूँ कि हज़रत उमर के बाद अगर कोई इंसाफ दिलाने आया तो वो अब आया, मैं नाम नहीं लेना। अस्तगफिरुल्लाह, मैं उसका नाम नहीं लेना मुनासिब नहीं चाह रहा हूँ। जो इतनी बड़ी बात कर दिया, अल्लाह उसको हिदायत दे, सरासर गलत है। और कल कहीं दूसरी जगह कहीं केटीआर साहब का भी बयान आया कि मैं वक्त पड़ा तो अल्लाह और भगवान से लड़ लूँगा। अरे आप इंसान है भाई, अल्लाह और भगवान से क्यों लड़ेंगे आप? उनका भी ये बयान सरासर गलत है। असल ये बबलाट का शिकार हो चुके हैं। और परसों हमारे बोधन में हमारे केसीआर साहब आए थे। अरे होले का पूछो, ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన किधर से आ रहे होले बोल के बोल रहे हैं। आप बोधन की आवाम को, जलसे में बोधन की आवाम को केसीआर साहब बोल रहे हैं अरे होले किधर से आ, बैठ बैठ, किधर से आया बोल के बोल रहे हैं पब्लिक को। ये सरासर गलत है। ये देखो, आप ये सोचो कि आपको पब्लिक वोट डालने से आप एमएलए बने, मिनिस्टर बने, सीएम बने। अवाम आपको अगर ठुकरा दी तो ना आप एमएलए रह सकते, ना सीएम रह सकते, ना मिनिस्टर रह सकते। इसीलिए सारे तेलंगाना के अंदर अवाम बदजल हो चुकी है बीआरएस की दादागिरी से। इसीलिए जैसा कर्नाटक में फैसला हुआ, मुत्तहिद फैसला, इंशाअल्लाह सब मिलके कांग्रेस को लाने का इरादा कर रहे हैं और इंशाअल्लाह उसमें कामयाबी भी होंगी। आज ही एसआईओ का जमात का भी आने वाला है, इंशाल्लाह वो भी कांग्रेस के हक में आएगा। नहीं, माइनॉरिटीज़ के अंदर और जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जितने भी समझो सोशल वर्क करने वाले जितनी भी जमातें हैं और जितने सोशल वर्क की टीम है, ये सब कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं तो सुना मोहम्मद अली शबीर साहब जो निज़ामाबाद अर्बन से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, उनको भी सब एक होकर टिकट दे रहे हैं। और मोहम्मद अली शबीर साहब का भी काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल। और हमारे रुकन असेंबली बोधन के एक्स एमएलए बार बार ये बोलते कि मैं लॉकडाउन में करा, लॉकडाउन में करा, लॉकडाउन में करा। लॉकडाउन में हर इंसान अपनी आखिरत सुधारने के लिए कुछ ना कुछ दिया। इसका ये नहीं कि मैं बकरा करा बोल के आप जिताने का उसका सिला नहीं मिलेगा, पहली बात। और मैं एक अदना काउंसलर है कि मैं शक्कर नगर में जितनी मेरी सकत है उतनी मैं करा, चलो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं अपनी आखिरत के लिए करा। और हमारे एक्स मिनिस्टर यहाँ के बशीरुद्दीन बाबू खान साहब थे, उनका ट्रस्ट 30 साल से चलता और लॉकडाउन में कम से कम उन्होंने 10 ट्रक अनाज तकसीम करे बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, ना कभी फोटो ना कभी नाम। हर घर अभी रमज़ान के अंदर एमएलए शकीर आमिर साहब और उनके अहलिया हमारे भाभी आयशा फातिमा साहब, इन्होंने जब रमज़ान के अंदर किट्स बांटे तो कई करोड़ों रुपए के किट्स उन्होंने तकसीम करे उनके तरफ से। आप एक बार बांसवाड़ा जाके देखिए, बांसवाड़े का परसों की मैं हाल में वीडियो सुना कि मेरे राशन के 35 लाख रुपए डूब गए। एक हमारे मरूम असलम साहब, उन्होंने भी खैर तो मरूम है, उनके बारे में तो नहीं बोलना चाहिए, वो भी इंतकाल होने से पहले भी मेरे किट के पैसे आना है, पहले अपना सुपर मार्केट था, ये भी किराना, उनके भी पैसे आना था। बराबर से कई अभी 3 तो नाम बोल दिया और उसके बाद और निज़ामाबाद का भी है, उसका नाम मेरे को याद नहीं है, वो लोग भी बोल रहे। तो अगर आप उधार रख के ला के देना, कौन सा खुदा फरमाया कि भाई आपके पास सकत नहीं है, नको दो। आप एक को जो बांसवाड़ा वाला बेचारा इतना मजबूर हो चुका था, अपनी फैमिली को लेकर के सुसाइड करने की नौबत पे आ गया था, आप उसको पैसे डुबा दिए। ये सब राशन के किट उधारी में आए थे? नहीं, उसके पास से लिया, ये लोग देना है बोल रहे, चलो आप दे रहे, जो भी हकीकत है वो तो अल्लाह जानता। देखो इल्जाम मैं उनके नहीं डब्बू भाई, वो शकील आमिर साहब हो या आपके कोई भी हो, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, जो हकीकत है उस पर और सच्चाई पे बोलूँगा, ये उनका व्यक्तिगत पर्सनल मामला है। देखिए मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, ये सोशल मीडिया पे आए सो बातें बता रहा हूँ, हो सकता हो सही होगा या गलत होगा, अल्लाह बेहतर जानता, मगर ये सोशल मीडिया पे ऑलरेडी सोशल मीडिया पे स्टेट न्यूज़ों में न्यूज़ आई। अच्छा, यहाँ पे अभी कितने कैंडिडेट हैं रेस में? रेस में सिर्फ यहाँ पे कांग्रेस और टीआरएस के अंदर जंग है। बीजेपी वगैरह? बीजेपी लास्ट टाइम पे भी
7,200 8,000 लिए और बड़ी मुश्किल से 10,000 आएंगे। कितने वोट पे यहाँ पे विनिंग है? इंशाल्लाह मेहनत तो हो रही कि कम से कम 15 से 20,000 या 25,000 से इंशाल्लाह जीतेंगी कांग्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डब्बू भाई, आप टाइम देने के लिए, आपके कैंडिडेट के बारे और में, उनका नाम, उनकी निशानी और कौन से बटन पे बटन दबाना है, कितने नंबर पे, कैंडिडेट का पूरा नाम और पूरी डिटेल आप बताइए। गुज़श्ता 15 साल में सुदर्शन रेड्डी साहब यहाँ पे एमएलए थे, मिनिस्टर थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनके पेट में सरकारी दवाखाना आया, कई चीज़ें हैं, बहुत बड़े बड़े लिफ्टिगेशन के डैम्स बने, निज़ाम सागर अली सागर का डैम बना और हैदराबाद निज़ामाबाद में हॉस्पिटल हुआ, बहुत सारे काम किए बहुत। और एक ज़माना ऐसा था पानी की इतनी किल्लत थी तो वो अपने पैसों से पूरा टैंकर लगा के पानी सप्लाई करे, उसका जयपाल रेड्डी साहब के पास से सेंटर से फंड्स लेके आके पूरी बोधन में पाइपलाइनिंग करी। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो पाइपलाइन पे बोधन पानी पी रहा। उनके बहुत सारे खिदमात थे। उसके बाद पब्लिक 2 बार एक एमएलए साहब को जिताई। इनके पेट में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई बड़ा काम कोई बड़ा काम नहीं हुआ। कोई डेवलपमेंट कोई स्कीमात देने से तो गवर्नमेंट की स्कीमात है कंपलसरी, ये तो कोई सिर्फ सुदर्शन रेड्डी साहब के बारे में बताइए कि सुदर्शन रेड्डी साहब का कौन सा बटन है, कितने नंबर से? सुदर्शन रेड्डी साहब का बटन में उसका निशान हाथ का निशान है, कांग्रेस का पंजा है, हाथ के निशान को वोट डाल के सुदर्शन रेड्डी साहब को भारी से भारी मेजॉरिटी से जिताइए। और कांग्रेस के 6 मैनिफेस्टो भी इतने बेहतरीन हैं। अगर किसी शादी मुबारक का पहले 1 लाख आता था, अब 1,60,000 होगा। घर में करंट फ्री है, गैस 500 में है और रैतु बंधु जो था रैतु भरोसा बोल के वो स्कीम आई जिसमें 15 से 16,000 है। और घर बनने के लिए 5 लाख रुपए माइनॉरिटीज़ को और बीसी को है, SC ST को 6 लाख है और बच्चों को एजुकेशन फ्री है। और ऑटो यूनियन वालों को भी साल को 12,500 का वो है और माइनॉरिटीज़ का भी अच्छे से अच्छे स्कीमात है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्कीमात अगर आने शुरू हुए तो हर घर को कम से कम 10 से 12,000 का फ़ायदा होगा। जैसा कि पेंशन पहले अब 2,000 आता था, 4,000 होगा। और बहू को भी और बेटी को भी 18 साल के बाद होने के बाद उसको भी घर में 2 पेंशन आएंगे कांग्रेस गवर्नमेंट में। मैं आप लोग सबसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि कांग्रेस को वोट डाल के अच्छी मेजॉरिटी जिताइए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तनु भाई, आपने इस काबिल समझा। थैंक यू।